हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने ये बेसिक वेव्स के बारे में कुछ स्टडी किया था, हमने कुछ टर्म्स लिए थे। बेसिक टर्म्स सबको याद होगा क्या किया था हमने। और साउंड हमने कहा था कि मैकेनिकल वेव होता है और हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव मान के काम करते हैं। और अगर साउंड वेव है तो वेव के जितने भी फिनोमेनन है वो भी शो करेगा। जैसे अगर तुम लोग लाइट पढ़े होगे तो लाइट का सबको पता है कि रिफ्लेक्शन होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन जब वो किसी ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करता है तो वापस से मीडियम में जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो वैसे ही साउंड भी है आपका वेव, तो साउंड भी शो करता है रिफ्लेक्शन का फेनोमेना। और साउंड के रिफ्लेक्शन के चलते हम लोग एक फेनोमेनन ऑब्जर्व कर पाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इको। तो इको मेनली तुम्हारा बेस्ड है ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको क्या होता है सबको पता है, इसमें मेरे को कुछ बताने की वो नहीं जरूरत नहीं है। अब हम लोग बेसिक यहाँ पे कुछ उसके बारे में मैथमेटिकल करने वाले हैं। सिंपल इको का आइडिया सबको ही है। अब जैसे कि हमने जब लाइट पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि अगर आपको लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है तो आप एक बहुत ही ज्यादा स्मूथ पॉलिश सरफेस मिरर ले लो और उस मिरर से उसको रिफ्लेक्ट कराओ, तब अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन साउंड के केस में ऐसा नहीं होता है। साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए आपको ऐसा कोई स्मूथ पॉलिश सरफेस नहीं चाहिए। आपका वो वाल से, आपके चेयर से, या कोई पत्थर से, या पेड़ से, हर जगह से वो रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे कोई उसका रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको स्मूथ सरफेस ही चाहिए। बस एक कंडीशन आपका होना चाहिए कि जो भी ऑब्स्टिकल मेरा हो रहा है, मतलब जिससे मेरा साउंड टकरा के वापस आ रहा है, जिससे टकराने के बाद साउंड का रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका साइज, मतलब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल मस्ट बी ग्रेटर देन वेवलेंथ। ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड, ये एक कंडीशन होता है कि रिफ्लेक्शन के लिए ऑप्टिकल का साइज साउंड वेव के वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब तुम्हारा ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि बहुत अगर कोई छोटा ऑप्टिकल है तो वहां से साउंड का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर लार्ज ऑप्टिकल जैसे वाल है या कोई हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन कोई हिल है और टेबल वगैरह है तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है। ये सब तुम्हारा ये सब करना होगा। ओके, तो मैं तुमको रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, तुमको पता है क्या होता है कि the return of sound wave in the same medium after striking an obstacle is called reflection। इसका एक फेनोमेनन, इस रिफ्लेक्शन के चलते एक फेनोमेनन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जिसको हम बोलते हैं इको। तो मेन अपना टॉपिक वही है, इको है। इको होता क्या है सबको पता है। इसका एक बार हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इको। तो इको को हम लोग करते हैं डिफाइन की द साउंड हेयर्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ ऑब्स्टिकल। और हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं डिस्टेंट ऑब्स्टिकल, क्योंकि इको सुनने के लिए आपको एक मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस चाहिए होता है ऑब्स्टिकल का। उससे कम होता है डिस्टेंस तो आपका इको सुनाई नहीं देता है। वो क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस, वो हम लोग फाइंड करेंगे अभी। फिलहाल बात करते हैं उसके डेफिनेशन का। तो द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टिकल आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड, ये तुम्हारा एक की पॉइंट है। आफ्टर द ओरिजिनल साउंड हैज सीज्ड इज कॉल्ड एन इको। मतलब कि हम बोले अभी और मेरा आवाज साउंड वेव ट्रेवल करेगा, एक किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के वापस आएगा और फिर उसके वापस आने के चलते हमको फिर से साउंड सुनाई देगा। लेकिन वो जो मेरा साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है मेरे कानों तक, तो यहाँ पे एक कंडीशन होना चाहिए कि जब हम खुद बोले हैं, हम जब खुद बोल रहे हैं तो मेरा जो ओरिजिनल साउंड है वो जब सीज हो गया हो, वो जब खत्म हो गया हो, उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड वाला साउंड आएगा तभी हमको इको सुनाई देगा। तुम लोग को ये बात आ रहा है ना, समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मेरा ओरिजिनल साउंड और वो जो साउंड रिफ्लेक्ट होके मेरे कान तक वापस आ रहा है उसमें कुछ एक टाइम इंटरवल का, मिनिमम एक टाइम इंटरवल होना चाहिए। अगर वो मिनिमम टाइम इंटरवल नहीं होगा तो फिर तुमको इको सुनाई नहीं देगा। इसलिए तुमको बाथरूम में, अपने रूम में इको सुनाई, तुमको इको सुनाई नहीं देता है। वहां पे एक अलग होता है फिनोमेनन जिसको बोलते हैं रिवर्बेरेशन। दैट इज नॉट एन इको। मतलब ये जो मेरा रिवर्बेरेशन होता है वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के चलते ही होता है, लेकिन वो इको नहीं है। इको तभी होता है
जब आपका ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड आपको डिस्टिंक्टली सुनाई दे, तो हम बोलते हैं हेलो, तो हेलो 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 ऐसे देखो, ये मेरे एक बार हेलो के बाद जो दो हेलो और तुमको सुनाई दिया वो तुमको डिस्टिंक्टली सुनाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वो इको था। तो ये तुम लोग याद रखना कि खाली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से इको नहीं हो जाता है, तुमको डिस्टिंक्टली सुनाई देना चाहिए आवाज। और वही जब तुम्हारा डिस्टिंक्टली सुनाई नहीं देता है, तो जो मेरा ओरिजिनल साउंड है और जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आया है, तो वो इतना जल्दी आता है ना। जैसे एक बेसिक सब आइडिया सबको होगा, हम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। जैसे होता है ना परसिस्टेंस ऑफ विजन, वैसे ही तुम्हारा होता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, कि कोई भी दो साउंड को डिस्टिंग करने के लिए उनके बीच का गैप 0.1 सेकंड का होना चाहिए। अगर वो गैप 0.1 सेकंड का नहीं है, तो मेरा जो ईयर होता है वो उसको डिस्टिंग नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मेरा इको सुनने के लिए जो मेरा साउंड टकरा के वापस आ रहा है मेरे कानों तक, तो ओरिजिनल साउंड जो मेरा था और वो साउंड टकरा के आया है, उसके बीच में एटलीस्ट 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, तभी हम उसको डिस्टिंक्टली सुन पाएंगे। अगर वो 0.1 सेकंड से पहले ही आ गया, तो फिर जो हम साउंड खुद बोले थे और जो साउंड टकरा के वापस आ रहा है, उसमें मेरा जो माइंड है वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा, तो वो उसको मिक्स कर देता है। तो वो उसको मिक्स कर देता है, तो फिर आपका वो अलग अलग सुनाई नहीं देता है, वो आपको एक साथ ही पूरा आवाज ऐसा थोड़ा लंबे समय तक सुनाई देता है। हम इसे बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड। आपका जो साउंड होता है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, वो वहां पे डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता है, तो वो इको नहीं है, दैट इज रिवर्बरेशन, जो कि बाथरूम में होता है। जब हम लोग बाथरूम में गाते हैं या कभी, तो मैं बोल रहा था कि बाथरूम में हमको इको नहीं देता है सुनाई, हमारे वहां पे क्या होता है, वहां होता है रिवर्बरेशन। हमारे रूम में भी नहीं होता है ये, अरे क्या बोलते हैं हम लोग, ये इको। यहाँ भी तुम्हारा रिवर्बरेशन हो सकता है। या अगर तुमने कहीं अगर देखा होगा कि जब तुम्हारे स्कूल में जब अगर कोई कॉन्फ्रेंस होता होगा, तो सब लोग आते हैं सेमिनार हॉल में, तो वो आपका हॉल थोड़ा लंबा होता है, ज्यादा वो लार्ज होता है। और वहां पे अगर तुमने कभी ऐसा गौर देके सुना होगा कि जब कोई बोलता है ना, जब कोई स्पीकर कुछ बोलता है ना, तो तुमको ऐसा लगता है अरे ये आवाज इनका क्लियर नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा इनका आवाज जो हो रहा है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं, मतलब क्या, तो वहां पे वही तो होता है तुम्हारा जो वहां पे होता है रिवर्बरेशन, वहां पे इको भी नहीं होता है तुमको। एक ऐसा नहीं होता है कि उनका आवाज तुमको दो बार दिया सुनाई, हेलो हेलो हेलो, ऐसा नहीं होता है। वहां पे तुम्हारा होता है रिवर्बरेशन, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे देखो कि जब आपका ऐसा कुछ एक कॉन्फ्रेंस रूम है तो लार्ज है, तो उसमें बहुत सारे आपके वाल्स वगैरह रहते हैं, चेयर वगैरह रहते हैं, बहुत सारे चेयर टेबल रहते हैं। तो साउंड आप जो बोलते हो तो वो जाता है वहां से, रिफ्लेक्ट होता है, फिर 0.1 सेकंड से पहले ही आपके कानों तक वापस पहुंच जाता है। तो फिर वहां पे साउंड आपका होता है प्रोलॉन्ग, वो पूरा मिक्स हो जाएगा ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड, तो वहां पे आपको डिस्टिंक्टली सुनाई नहीं देता है। और फिर थोड़ा आपको लगता है कि नहीं ये पूरा अच्छे से मेरे को साउंड अच्छे से आपको सुनाई नहीं दे पाता है, ये सब तुम्हारा होता है। तो उसको हटाने के लिए देखना कि उसको खत्म करने के लिए जो रिवर्बरेशन का प्रोसेस है, जो कि अच्छा नहीं होता है, उसको मेरे को खत्म करना पड़ता है। तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग अपने घर में या जो अपना कॉन्फ्रेंस हॉल है ना, वहाँ पे हम लोग उसको साउंड, मतलब कि कुछ ऐसे मटेरियल लगाते हैं जो कि आपका होता है साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। जैसे आपका होता है ना जो कारपेट वगैरह होता है, जो कारपेट हम लोग डालते हैं, वो भी होता है आपका साउंड, आपका वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे आपका ये जो प्रोसेस था रिवर्बरेशन वाला वो घटता है। या फिर अगर आपका कुछ ऐसा भी, ये एक एक तो आपका वो आता है ऐसा फोम टाइप का, फाइबर ग्लास हम जिसको बोलते हैं, फाइबर ग्लास जो होता है, वो भी आपका साउंड, ये जो साउंड को करता है एब्जॉर्ब। तो वहाँ पे भी आपका जो ये प्रोसेस ऑफ रिवर्बरेशन है वो कम हो सकता है, क्योंकि साउंड जाएगा उससे टकराएगा तो वो उसको वापस नहीं आने देगा, वो खुद ही उसको रख लेगा। तो वहाँ पे प्रोसेस ऑफ जो आपका होता है रिवर्बरेशन वो कम हो जाता है। और मैंने तुमको पहले भी कहा था कि ताजमहल में और आपका कुछ उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि वहाँ पे जो रिवर्बरेशन है वो काफी तुमको अच्छे से महसूस होता है, वहाँ पे तुमको बहुत अच्छा से तुमको महसूस होगा। हम कभी गए नहीं है, लेकिन हम थियोरिटिकली जानते हैं कि ऐसा होता है, वहाँ पे उसका ऐसा डिजाइन है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। दोनों रिफ्लेक्शन के चलते होता है, लेकिन फिर भी दोनों सेम चीज नहीं होता है। ओके ना, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि द रिफ्लेक्टेड साउंड इफ हियर्ड along with the original sound
इज नॉट द इको, मतलब दोनों अगर मिक्स हो गया तो वो इको नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्बरेशन, तो बोलना कि इफ देयर आर रिपीटेड रिफ्लेक्शंस, बहुत ज्यादा रिपीटिंग हो रहा है रिफ्लेक्शन, बहुत सारा ऑब्स्टिकल आपके हैं, एंड इफ द साउंड गेट प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है ना, कि इफ देयर आर रिपीटेड रिफ्लेक्शन by the obstacles around the source of sound and the sound gets prolonged। prolonged का मतलब ये होता है कि आपको बहुत समय तक एक ही चीज डिस्टिंग नहीं होगा, बस हेलो ऐसे हो जाता है, तो दैट इज रिवर्बरेशन, उसको हम बोलते हैं प्रोलॉन्ग। तो ये सब तुम लोग एक बार इसका डेफिनेशन तुम्हारे दिया है बुक में भी, एक बार तुम लोग बस उसको देख लेना, मैंने तुमको समझा दिया क्या होता है, तो मैं बात नहीं करता हूँ डेफिनेशन पे। अब चलो हम लोग करते हैं चर्चा ऑन द कंडीशन ऑफ इको, कि क्या होना चाहिए कंडीशन। कंडीशन ऑफ इको, तो जो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि जो मेरा साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है और जो ओरिजिनल साउंड है उसके बीच का एटलीस्ट टाइम गैप 0.1 सेकंड का होना चाहिए, एटलीस्ट। इससे ज्यादा हो तो इको सुनाई देगा, इससे कम हो तो इको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मेरा जो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है वो होता है 0.1 सेकंड का। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग में किसी कोई डाउट हो तो मेरे को बोलना, मैं समझा दूंगा, नहीं बोलोगे तो बोला तुमको आता है। तो ये तुम्हारा होता है 0.1 सेकंड। ओके चलो, अब हम लोग फाइंड करते हैं कि मिनिमम हमको जो ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस कितना चाहिए ताकि हमको इको सुन पाए। तो चलो उसके लिए हम करते हैं कैलकुलेट, और हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। हालांकि ये चेंज भी करता है तुम्हारा ह्यूमिडिटी के हिसाब से, या जब एयर का टेम्परेचर करता है चेंज, तो ये चेंज करता है, ये तुम्हारा चेंज करता है, लेकिन हम लोग इसको अभी मान के चल रहे हैं कि ये 340 मीटर पर सेकंड ये तुम्हारा एवरेज वैल्यू है, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल। तो जैसे मान लो कि ये मेरा ऑब्स्टिकल रहा और ये मेरा सोर्स ऑफ साउंड था, सोर्स ऑफ साउंड मान लो हम ही थे, हम यहाँ से गाना गा रहे हैं, ठीक है। तो हम गाना गाएंगे तो क्या होगा कि ये मेरा साउंड वेव इस, ये जो आपका ऑब्स्टिकल था इस तरफ ट्रेवल करेगा। मान लो कि इसका हमने माना है डिस्टेंस डी मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग ऑफ इको। तो साउंड वेव ये भी स्पीड से, और हम मान के चले कि मेरा स्पीड ऑफ साउंड इज कांस्टेंट इन मीडियम, तो मेरा साउंड कांस्टेंट स्पीड भी से जाएगा, ट्रेवल करेगा, इस ऑब्स्टिकल से टकराएगा और वापस आएगा, फिर वापस उसी भी स्पीड से वापस आएगा, और तब हमको इको सुनाई देगा। जब वापस टकरा के मेरे कानों तक आएगा तब हमको इको सुनाई देगा। अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस जो जो साउंड मेरा ट्रेवल किया है वो कितना है, वो है 2 टाइम्स ऑफ डी मिनिमम। कितना है, 2 टाइम्स ऑफ डी मिनिमम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई द साउंड इज 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। तो हम लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 टाइम्स 2d। ये हम तुम्हारा पूरा इको के क्वेश्चन में यही हम लेंगे कि अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड इज डी, तो हमको इको के क्वेश्चन में 2d लेना होगा डिस्टेंस, क्योंकि मेरा साउंड वेव टोटल डिस्टेंस 2d ट्रेवल करेगा। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड v इंटू टाइम t। यही होता है ना, ए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, इफ स्पीड इज कांस्टेंट। ओके वेरी गुड। तो यहां से हम लिखेंगे कि d मिनिमम इज इक्वल टू v इंटू टी बाई टू, v इंटू टी बाई टू। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड इन हवा इज 340, टाइम गैप होना चाहिए एटलीस्ट 0.1 सेकंड का, तो हमने पुट किया यहाँ पे 0.1 बाई टू, तो ये तुम्हारा आएगा 34 बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा 17 मीटर। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग ऑफ इको। अगर तुम्हारा ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस 17 मीटर से कम था तो तुमको इको सुनाई नहीं देगा, इसलिए तुम्हारे घर में इको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि जो तुम्हारे वाल हैं, टेबल है, चेयर है, उनका डिस्टेंस 17 मीटर से कम होता है। सिंपल सी कहानी है। और जब तुम जाते हो बाहर हिल स्टेशन में तो वहाँ पे तुम्हारा पहाड़ का डिस्टेंस इससे ज्यादा होता है, तो तुमको वहाँ पे सुनाई देता है। या तुम अगर कभी ऐसे ही घर से बाहर जाओ और कहीं तुम अगर जंगल में भी ऐसा करके चिल्लाते हो तो वहाँ पे तुमको कभी ऐसा, या घर अगर मान लो कहीं घर बहुत डिस्टेंस पे है, बहुत दूर दूर पे है, तो वहां भी तुमको इको सुनाई देता है। तो ये तुम्हारा हुआ कंडीशन फॉर इको, ये हुआ पहला कंडीशन। ओके, इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस। सेकेंड क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर डिस्टेंस 17 मीटर भी है, लेकिन हम अगर बहुत धीरे बोले हैं, हम अगर बहुत एकदम धीरे एकदम वो कर रहे हैं खुसुर फुसुर कान में, तो फिर मेरे को इको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपका सफिशियंट नहीं था कि वो टकरा के वापस आपके पास आए तो आपको सुनाई दे दे
समझे ना? तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशियंट ऑल्सो, क्योंकि अगर जब हम लोग ऐसा कुछ शुरू करते हैं तो हम जो बोलते हैं, मेरा जो ओरिजिनल साउंड होता है मेरे को सिर्फ वही देता है सुनाई। अगर ऑप्टिकल का डिस्टेंस 17 मीटर से ज्यादा हो फिर भी तुमको इको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड सफिशियंट नहीं था। तो लिखते हैं सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशियंट। ओके, नंबर 3, साइज ऑफ ऑप्टिकल, या हम लोग बोलते हैं इसको साइज ऑफ रिफ्लेक्टर, मस्ट बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड। ओके, तो ये तुम्हारा हुआ कंडीशन फॉर इको, तुम लोग इसको याद रखना। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल 17 मीटर, इंटेंसिटी सफिशिएंट, एंड साइज ऑफ ऑप्टिकल मोर देन वेवलेंथ। ये 3 बातें तुम लोग याद रखना। और जब भी इको का क्वेश्चन आए तो वहां पे हम लोग बस यही यूज करते हैं फॉर्मूला हमेशा। इको के क्वेश्चन में कहीं भी स्पीड ऑफ साउंड इंटू कितने समय बाद हमको सुनाई दिया इको इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, हमेशा यही यूज करेंगे। v इंटू टी बराबर 2d, यहाँ पे d क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल फ्रॉम द सोर्स। तुम लोग इसको बस अपने मन में बैठा लो, इसको मन में, इसको दिमाग में बैठा लो। इको के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, v इंटू टी बराबर 2d। ओके, चलो नेक्स्ट है यूज ऑफ इको। पहले एक बार हम लोग सब थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन, मतलब कि उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यूज ऑफ इको, तो देखो सबसे पहला बात क्या होता है भाई, सोनार का नाम तुम लोग सुना है ना, या तुमने नाम सुना होगा रडार का भी। रडार और सोनार, सोनार तुम्हारा होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। वो जो होता है ना सीप, अपना सीप जो समुद्र में जाता है वहां पे हम लोग करते हैं उस सोनार का। वहां पे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, एक मेरा होता है एमीटर जो कि ये अल्ट्रासोनिक वेव एमिट करता है, और एक होता है रिसीवर जो कि रिफ्लेक्टेड वेव को फिर से वो रिसीव करके वहां से वो करता है, डिस्टेंस एक्चुअल में करता है वो कैलकुलेट, देखो कैसे। तो एक्चुअल में जो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि सोनार कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको, तुम लोग इसको याद रखना। सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको, रडार आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको। दोनों में एक थोड़ा सा अंतर होता है, मैं तुमको बताऊंगा, प्रिंसिपल सेम है दोनों का वर्किंग का। सोनार के केस में पहला जो इसका होगा यूज सोनार, और फॉर द बेटर, मतलब क्या बोलते हैं, अगर तुम मेरा लेक्चर आज सुनने के बाद तुम अगर भूल जाते हो तो एक बार तुम किताब में देख लेना, किताब में तुम्हारा लिखा हुआ, उतना लिखना तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे, मैं बस एक बार बोल दे रहा हूँ कि सोनार में हम लोग करते हैं यूज अल्ट्रासोनिक वेव। सोनार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको, उसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। एक हमारे पास ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर से हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव सेंड करते हैं और वो जाता है। और मान लो कि अगर पानी के अंदर, अगर पानी के अंदर तुम्हारा कोई कोई अगर बड़ा सा पत्थर है, जैसे आइसबर्ग हो सकता है या पत्थर हो सकता है, या कोई अगर बड़ी सी मछली भी है तो मेरा सीप उससे टकरा ना जाए, या फिर अगर कोई तुम्हारा दुश्मन का सीप है तो उससे भी उसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो यूजिंग ई को, तो हम करते क्या है कि हम लोग वो जो ट्रांसमीटर था उससे हम भेजते हैं तुम्हारा साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव एक्चुअली हम भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव भेजते हैं। फिर वो जाके उस ऑप्टिकल से टकरा के वापस आता है, और फिर वो जब टकरा के वापस आता है तो हम लोग टाइम करते हैं काउंट कि कब हम लोग उसको भेजे थे और कब वो वापस आया है। तो उस टाइम गैप का यूज करके और फिर उस पानी में हमको वो वेव का स्पीड कितना है वो मेरे को पहले से पता रहता है। तो देखो ध्यान से कि हमने टाइम फाइंड कर लिया, कितना टाइम बाद वो वापस आया है, और हमको स्पीड पता रहेगा, तो हम लोग वहां से लिख देंगे कि डी बराबर वी इंटू टी बाई टू। तो इस फॉर्मूले का यूज करके वो सोनार जो है वो आपको ये बता देगा कि वो जो पत्थर है वो कितने डिस्टेंस से है, या कोई एक बड़ी सी मछली है वो कितने डिस्टेंस से है, या कोई आपका इनेमी सीप था वो कितने डिस्टेंस से था। तो ये सब तुम्हारा अच्छी बातें होती हैं इको के बारे में, ये सब तुम लोग एक बार देख लेना। सेकेंड जो होता है ना कि बैट्स जो होता है चमगादड़, उसको रात में दिखता नहीं है,
लेकिन फिर भी वो कहीं तुम देखना कि वो वाल से टकराता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी अल्ट्रासोनिक वेव ही, मतलब कि वो भी इको मेथड का ही यूज करता है। वो अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है जो कि हमको सुनाई नहीं देता है। अल्ट्रासोनिक वेव एक्चुअल में हमको सुनाई नहीं देती क्योंकि वो हमारे ऑडिबल रेंज से बाहर आता है। 20 किलो हर्ट्ज से उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। तो बैट भी यूज करता है इको के लिए, वो अपने मूवमेंट के लिए। वो तुम्हारा अल्ट्रासोनिक वेव भेजेगा, फिर वो टकरा के वापस आता है, फिर बैट वो अपना वो कुछ उसके दिमाग में ऐसा होता है, कुछ ऐसा कैलकुलेशन जिससे वो चेक कर लेता है कि मेरा ऑप्टिकल सामने कितना दूरी पे है या बहुत करीब आ गए हैं, तो वहां पे से फिर वो घूम जाता है। सिमिलरली जो फिशरमैन होते हैं, फिशरमैन मछली पकड़ने के लिए भी करते हैं यूज इको का, इन द सेम मैनर कि वो भी सेंड करेंगे ऐसा एक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। चेक कर लेंगे कि भाई इतना जल्दी आ गया, मतलब कि मेरा जो मछली था वो कहीं करीब नहीं था, उसका कहीं डिस्टेंस कम ही था। ये सिंपल सी कहानी तुम्हारा है। ये तो हुआ तुम्हारा यूज ऑफ इको। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी तुमने अल्ट्रा साउंड सुना होगा। अल्ट्रासाउंड होता है तुम्हारा। हाँ, तो इसका यूज मेडिकल फील्ड में भी है, या हम इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है ना? तो इसका मेडिकल में भी यूज है कि तुम्हारे पेट में कोई ऐसा दिक्कत, तुम्हारे लीवर उवर में सब सही सलामत है कि नहीं है। तो वो भी एक्चुअली इको के, वो एक्चुअली वो सेंड करता है अल्ट्रासोनिक वेव, फिर वहां से आपके ऑर्गन वगैरह से वो वेव टकरा के आता है। तो कितने इंटेंसिटी से टकरा के आया है, फिर उसके हिसाब से उसका एक तुम्हारा डायग्राम बनाया। एक्चुअल में ये तुम्हारा मेथड काफी कॉम्प्लिकेटेड है कि वो जब वहां से अल्ट्रासोनिक वेव टकरा के आता है, फिर उससे मतलब कि साउंड वेव को हम लोग चेंज करते हैं इनटू इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर हम लोग उसको एक स्क्रीन पे उसका डायग्राम बनाते हैं या उसका एक पिक्चर बनाते हैं, फिर वहां से हम लोग चेक करते हैं। तो दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बस बस क्या चीज? चच्चा, एक्सरे से तुम्हारा हड्डी चेक करता है। वो एक्सरे होता है जो तुम्हारा हड्डी के पार भी चला जाता है। ये जो तुम्हारा अल्ट्रासोनिक होता है वो तुम्हारा हड्डी के पार नहीं जाता है। तो जो तुम्हारे पेट में पथरी है कि नहीं, या तुम्हारा लीवर का क्या साइज है, वो सब चेक करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव चेक करते हैं, जिसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। ठीक है? या तुम कभी अगर देखा होगा कि किसी के पेट में बच्चा उच्चा का फोटो के लिए हम लोग ये अल्ट्रासाउंड ही उसका यूज करते हैं। वी डोंट यूज एक्सरे, वो बहुत हार्मफुल भी हो सकता है और वो बहुत ज्यादा होता है। दैट इज वेरी मच, क्या बोलते हैं, पेनेट्रेटिंग। तो उसको हम लोग हड्डी के लिए करते हैं यूज, क्योंकि वो हड्डी के अंदर भी वो चला जाता है। समझे? लेकिन एक्सरे इज नॉट वेरी सेफ। तुम अगर साल में बहुत सारा एक्सरे कराते हो तो तुम्हारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे ये तुम्हारा है कि यूज ऑफ इको इन मेडिकल फील्ड। गामा करा लेना एकदम गजब, फिर मतलब कि तुमको कोई खोज नहीं पाएगा। सही आइडिया है। गामा ऐसे लेना कि बोलना भाई कि हम पे गामा रे का वो करो, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक कराओ मेरे पे, फायर गामा रेज ऑन मी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, करना करना। अरे तुम गामा रे से मस्ती नहीं कर पाए हो भाई, मैंने उसके साथ मस्ती लिया है भाई। गामा रे इज हाँ, सुनो, गामा रेज इज वेरी हार्मफुल एंड वेरी डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग। ओके, चलो देखो इधर। तो ये अपना हुआ कहानी ऑफ इको। ये हमने देखा है यूज ऑफ इको। और सबके लिए मेरा सजेशन ये है कि जाके तुम लोग एक बार अपने किताब में इसको एक बार रीड करना। ठीक है? मैंने जो बताना था बता दिया है। तुम लोग चाहो तो वहाँ पे नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ में मेरे लिए लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने तुमको बस समझा दिया। अब सवाल उठता है कि हम लोग क्यों सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव भी यूज करते हैं। तो इसका भी रीजन है, वाई अल्ट्रासोनिक, वाई नॉट तुम्हारा साउंड ऑफ ऑडिबल रेंज। तो देखो होता क्या है कि अल्ट्रासोनिक इज हाईली डिरेक्टिव। हाईली डिरेक्टिव का मतलब ये होता है ना कि वो अनडेविएटेड, वो बहुत दूर तक अनडेविएटेड ट्रेवल कर सकता है। तो अब मान लो कि अगर हमको पानी के अंदर चेक करना है कि ऑब्स्टिकल है कि नहीं है, और हमने वेव भेज दिया, लेकिन मेरा वेव बीच में ही हो गया, स्कैटर्ड हो गया, इधर उधर चला गया कहीं,
तो फिर मेरा जो पर्पस था वो डिफीट हो जाएगा। तो अल्ट्रासोनिक इज हाईली डिरेक्टिव एंड इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू अ मीडियम विदाउट डेविएटिंग। तो ये हुआ पहला रीजन। दूसरा क्या होता है कि इसको तुम एक नैरो बीम में कन्फाइन कर सकते हो, मतलब ये स्कैटर्ड नहीं हो पाएगा। और थर्ड जो होता है कि ये किसी भी मीडियम में इजिली एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर इजिली एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो तुम्हारा काफी दूर तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है ना। तो ये सब होता है कुछ फायदा ऑफ यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव। अब तुम लोगों का काम बनता है कि जाकर तुम लोग एक बार इसको रीड करो, इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज अल्ट्रासोनिक वेव, यूज ऑफ इको, या फिर तुमसे पूछेगा कि सोनार कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इको पे। कभी कभी तो यहाँ तक भी तुम्हारे ये एक्चुअली तुम्हारा आता है स्कूल में कि ड्रॉ द एस्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोनार। तो कोई बात नहीं, देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। टिंग टिंग ये हुआ, देखो इसमें ये हमने बनाया है सोनार। इसमें एक होगा ट्रांसमीटर और एक होगा और एक हमारा होगा रिसीवर। ट्रांसमीटर वेव को भेजता है, ये भेजेगा, ये किसी ऑब्स्टिकल से टकराएगा, फिर वापस आएगा, और फिर वो डिस्टेंस हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेट, किससे इसका डिस्टेंस कितना था। अच्छा सुनो एक बात और, कहीं कहीं तुमको, जैसे हमने हमने अभी क्या सीखा कि साउंड का रिफ्लेक्शन होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या साउंड का जो रिफ्लेक्शन होता है वो लाइट के रिफ्लेक्शन वाला लॉ फॉलो करता है कि नहीं करता है? तो करता है। आंसर इज यस। साउंड वेव फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव। अब तुमको पता होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और उस पॉइंट का नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन में लाई करेगा। उसके बाद इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तुमसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि प्रूव करिए, कि कैसे आप प्रूव करेंगे कि साउंड वेव फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो मान लीजिए ये मेरा एक ऑब्स्टिकल था, कुछ भी ऐसा आपका वॉल या फ्लोर कुछ भी हो सकता है। आप एक ट्यूब लो, एक ट्यूब लो जिस ट्यूब में आपको साउंड करना है प्रोड्यूस। ये इसमें आप भी ये बोल सकते हो, कुछ यहाँ पे आपको बोलना है। तो हमने एक ट्यूब लिया और यहाँ से हम साउंड का सोर्स होगा, यहाँ पे होगा सोर्स ऑफ साउंड। साउंड हम यहाँ से करेंगे प्रोड्यूस, तो उस ट्यूब से जाएगा। इस पॉइंट पे ड्रॉ करो नॉर्मल। तो इस पॉइंट पे हमने ड्रॉ कर लिया नॉर्मल। और मान लो कि जिस ट्यूब से हम लोग साउंड भेज रहे थे, जहाँ पे हमने साउंड प्रोड्यूस किया था, उस ट्यूब का एंगल नॉर्मल से थीटा था। अब तुम एक और ट्यूब लो, एक दूसरा ट्यूब लो और उसको इस साइड में रखो। तुम उसको इस साइड में रखो, अदर साइड ऑफ द नॉर्मल। अब तुम इस सेकेंड वाले ट्यूब का एंगल नॉर्मल के साथ चेंज कर सकते हो। और तुम इस पहले ट्यूब में, हम लोग जो पहला ट्यूब है वहां पे हम लोग साउंड भेजेंगे, करेंगे प्रोड्यूस। और सेकेंड ये जो ट्यूब था वहां पे तुम अपना कान लगाओ, मतलब कि सिंपल सी कहानी कि यहाँ पे कोई वो बजा दो गाना और तुम सेकेंड वाले ट्यूब में आके अपना कान लगा के सुनो। और तुम उस ट्यूब का एंगल चेंज कर सकते हो। तुमको ऐसा फील होगा ना कि जब इस ट्यूब का एंगल इस नॉर्मल से थीटा हो जाएगा, उस केस में तुमको साउंड सबसे अच्छे से सुनाई दे रहा होगा। समझे? मतलब कि जब इस दूसरे ट्यूब का एंगल इस पहले ट्यूब के एंगल के बराबर हो जाएगा नॉर्मल से, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से प्रूफ हो सकता है कि मेरा जो साउंड इस ट्यूब से आया था, साउंड मेरा इस ट्यूब से आया, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा, और साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस उस थीटा एंगल से ही जा रहा था। तो आपने, तो आप अगर ट्यूब रखोगे उसी एंगल पे तो मैक्सिमम साउंड आपका उस ट्यूब से आएगा, फिर आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। तो आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते हो। समझा रे? तो ये थ्योरी हो गया। अब इससे हम लोग करेगा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। तो इको के केस में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल बराबर स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम आफ्टर इको इज हेard। या फिर आप बोल सकते हो कि डी बराबर वी इंटू टी बाई टू। बस एक ही फॉर्मूला है, याद रखियो। इससे क्वेश्चन भी आता है हर साल।